नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम अपना देखते हैं प्रश्नावली 1B के तीसरा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इसके बाकी प्रश्न इसके पहले वीडियो में बना बना दिया गया है, आप उसे जरूर जाकर देखें, तभी आप इस प्रश्न को देखें ताकि आपको अच्छे से विस्तार पूर्वक आप इस बात को समझ सकें। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न है, चलिए इसको सिद्ध किया जाए। और आप सभी हमारे व्हाट्सएप के चैनल ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइए ताकि आप सभी के पास पीडीएफ पहुंच जाए, ताकि आप जब भी ये वीडियो देखेंगे तो वीडियो के टाइम पर आप अपनी नोटबुक कॉपी पर नोट ना करें। उससे क्या होगा, आपको बार बार वीडियो पुश करके आप उसको लिखने में आपको दिक्कत होगी। आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो पीडीएफ पूरा टाइम फ्री में करा देते हैं, किताब का भी क्वेश्चन दे देते हैं। जिनके पास किताब नहीं है उससे भी वो पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप उसको पीडीएफ से देखकर आप तुरंत अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर सकते हैं बहुत कम समय में, और आपके लिए यूजफुल होगा। आप हमेशा उसको रख सकते हैं, है ना। तो इसलिए वीडियो देखते हुए आप नोटबुक ना करें, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो तीसरा प्रश्न हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नावली 1B क्या है? 6+2√3 एक अपरिमेय संख्या है ना। चलिए इसको हम देख यहाँ पर हल कर रहे हैं। क्या कर लेंगे, माना कि 3+2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को आप क्या लिखते हो जी? परिमेय संख्या का उदाहरण क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है ना। क्या होता है? परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का उदाहरण यहाँ लिखेंगे। अतः इसे a/b, जहां परिमेय संख्या उदाहरण होता है ना p/q, यहाँ हम क्या ले रहे हैं a/b। आप p/q भी लिख सकते हैं, लेकिन a/b अच्छा रहता है। जहां a/b के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना। आप इसका डेफिनेशन पढ़ लिए हैं जी, लिखा जा सकता है ना। जहां a और b क्या है जी? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है? ये बहुत पहले ही आपको अपरिमेय की परिचय के क्लास में बता दिया गया है ना। जहाँ स क्या है? पूर्णांक है। आप उससे जाकर जरूर देखें। सअभाज्य क्या है? पूर्णांक है। और b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अंश हर में 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, जब 3+2 एक परिमेय संख्या जब मान लिए हैं तो इसको a/b में लिख सकते हैं। जब इसको लिखेंगे, है ना, तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। यहाँ लिखिएगा, चाहे छोड़िए मत लिखिए, सीधा आप यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट। पहला 3+2√5 ये क्या है? अपरिमेय। और जब अपरिमेय था तो इसको परिमेय माने थे तो a/b के रूप में लिख सकते हैं, तो a/b यहाँ हम लिख दिए। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस समझिए ध्यान से। अब देखिए, हमें तो √5 को निकालना है, तो ये देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। एक अच्छा 8वीं की बात है, इसको पश्चांतर करके इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए तो ये देखिए क्या हो जाएगा, जब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2√5 बराबर a/b। ये किस में है? प्लस में। प्लस कैसे होगा? याद रखिएगा, कभी भी नंबर के आगे जो चिन्ह लगता है, नंबर के आगे चिन्ह लगता है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये धनात्मक है। क्या है? धनात्मक, यानी प्लस में है। अब प्लस को लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना।
वो छुपा रहता है। तो जब b इधर आएगा, इस समीकरण के इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में। किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, चलिए तो पहले इसको सिद्ध कर लेते हैं। 2√5। अब देखिए ये जो माइनस है ना, यहाँ -3 लिखे हैं, ये हमेशा अंश में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, अंश में। लेकिन इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको पहले हम सही मात्रा में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए a/b -3 है, यहाँ अपॉन में क्या ले लेंगे, 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर 2/√5। b और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, b और 1 का एलसीएम क्या होगा, b से b कटेगा तो क्या बचेगा, a। और अब देखिए ये माइनस है तो माइनस लगाइए, a से a में b का भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, b। अब b से जब 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, 3b। क्या हो गया, 3b। ठीक है, अब देखिए ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ये इसकी पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि ये गुणा में होता है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये √5 हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में 1/3, और ये क्या हो गया, 2b। ठीक है, कैसे हुआ, यहाँ देखिए ये 2√5 होता है ना, तो जब भी ये 2 गुणे √5 करते हैं तो इसके बगल में हमेशा यहाँ 1 होता है, पर लिखा नहीं जाता है। जब ये गुणा था 2 कम 2, तो 2√5 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो अब देखिए ए बी हमारा क्या था, एक पूर्णांक था। यहाँ पे देखिए लिखा गया था ना, जहाँ ए और बी क्या स्वाभाविक संख्या और क्या है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है ना, तो जब एक पूर्णांक में ये दो हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। जब एक पूर्णांक का गुणा करते हैं ना तो पूर्णांक ही होता है। लेकिन यहाँ ए और बी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या हुआ क्योंकि पूर्णांक कोई तो परिमेय संख्या का, जब ये परिमेय संख्या हुआ इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अगर ये परिमेय है तो ये परिमेय होनी चाहिए, ठीक है। और नहीं तो इसका मान क्या होता है, गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, सिद्ध इसका गलत हो जाता है। पर √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो यहीं पर विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है। ये उत्पन्न कैसे हुआ, तो ये उत्पन्न ऐसे हुआ कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जब यह माने हैं इसी से यह उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि यहाँ पे जो निकला है वही लिखना है, ठीक है ना। चूंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है। ए और बी क्या है, पूर्णांक है। a - 3b/2b क्या है भाई, एक परिमेय संख्या। अभी बताया मैंने क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये हो गया परिमेय संख्या है, बाहर तो नहीं जा रहा है ना जी। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बारीकी से लिखना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। √5 पे क्या होना चाहिए भाई, परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु देखिए, अब परंतु कैसे आ गया, क्योंकि यह तो अपरिमेय है ना, इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है। परंतु हम जानते हैं, ये पूरा लिखना पड़ता है। हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यह एक क्या है, यह एक विरोधाभास है।
अब आप सोच रहे होंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर ये क्यों लिख रहे हैं कि ये विरोधाभास है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन बताना कारण बताना पड़ेगा ना कि क्यों ये अपरिमेय संख्या है। तो यह एक विरोधाभास है, यानी कि यह एक क्या है, गलत है। गलत नहीं लिखा, विरोधाभास लिखा गया है। यह विरोधाभास कैसे उत्पन्न हुई, यानी कि यह गलत कैसे उत्पन्न हुई? तो यह विरोधाभास हमारी किसकी, हमारी गलत धारणा, ये हो गया गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। यही ना हुआ, गलत धारणा के कारण ही तो उत्पन्न हुआ है जी। ये बार बार तिरछा क्यों हो जाता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, जब ये गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है कि उत्पन्न क्या हुआ था कि 3 + √5 एक क्या माने थे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको बात समझ में आई? चलिए, अगर ये समझ में आई हो तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर की। लाइक करने से क्या होता है, इससे थोड़ा सपोर्ट मिलता है और हमको मोटिवेट फील होता है, और इस पर और हम ध्यान देते हैं। ठीक है ना, लाइक भी करना चाहिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, ताकि इससे हम सुधरेंगे। लाइक करेंगे तो और अच्छी बात है, इससे थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर देखते हैं 4। 4 नंबर क्या है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको भी सेम उसी तरह बनाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। सीधा हम यहाँ कर रहे हैं, माना है कि √7 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b सअभाज्य पूर्णांक है और b≠0। b≠0 क्या है, 0। इसका मतलब b में कभी भी 0 अंश में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ डायरेक्ट परिवर्ती का चिन्ह लगाइए। ठीक है, देखिए √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, पर हम का माने हैं परिमेय संख्या, तो क्या लिखेंगे, a/b लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब बताओ यहाँ से क्या करेंगे जी। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, दिमाग काम नहीं करता, तो क्या करेंगे, देखिए √7 को, इसी को जानना है √7 को कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो भाई √7 को हटाना पड़ेगा, तो क्या कर देंगे, दोनों पक्ष में वर्क करेंगे। क्या करेंगे, दोनों, इस पक्ष में इस पक्ष में, दोनों पक्षों में वर्क करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों। ठीक है ना, दोनों, ये दोनों लिखें, दोनों पक्षों में
वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो √7 का वर्ग बराबर a बटा b का वर्ग। √7 का वर्ग क्या, देखिए इस रूट से क्या होगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा √7, और ये क्या हो गया a² बटा b²। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो अपन में क्या मान सकते हैं, एक इसका गुणा इसमें, इससे गुणा इसमें कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7b² बराबर a² है ना। तो a² का मान निकाल लेते हैं, तो a² बराबर क्या हो जाएगा 7b²। समीकरण क्या हो गया 1, ठीक है, समीकरण 1। अब देखिए a² बराबर 7b² का मतलब हुआ ना कि a² से भी 7 विभाज्य है और a से भी क्या है 7 विभाज्य है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए तो इसको कैसे लिखते हैं, इसका अर्थ है, इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको समझना पड़ेगा। ये a² 7b² आया है ना, इसका मतलब है a² से 7 विभाज्य है और a से भी क्या होगा 7 विभाज्य। इस बात को आपको एकदम पॉइंट में नोट करना होगा और कोई बात दिमाग में होनी चाहिए कि इसके बाद क्या लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिएगा, इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि, है ना, इसका अर्थ है कि a² 7 क्या है विभाज्य है। a² से 7 से क्या है a² विभाज्य है। और ये कैसे विभाज्य है, ये परिचय वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बताया, वो वीडियो आप जरूर एक बार जाकर देखिएगा, है ना। ये जब ये विभाज्य है इसलिए ये भी क्या है 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। ये भी क्या है 7 से विभाज्य है, ठीक है। और जब ये विभाज्य है तो हम क्या करेंगे, जब ये 7 से विभाज्य ना, तो इसका मतलब क्या है कि a के साथ कोई ना कोई एक अंक होगा, एक और कोई अंक होगा, चाहे 7 गुणे यही लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये इसको आप समझिए, यहाँ पर कि अगर ये से 7 विभाज्य है ना, इसका मतलब क्या है कि 7 के यहाँ पर कोई ना कोई एक और अंक गुणा में होगा। मान लीजिए ये 1 है, क्या है 1 है, तो इस 1 को ना के हम c लेंगे, क्या लेंगे c क्या हमारा एक पूर्णांक संख्या, ये एक पूर्णांक है, लेकिन इस एक को ना लिखकर क्या लिख रहे हैं c। उसी तरह जैसे यहाँ a बटा b के रूप में 5 बटा कोई नंबर ना लेकर हम चर संख्या लिए हैं ना, इसी के आधार पे यहाँ एक नंबर क्या लिए c क्या है एक चर संख्या लिए। ये क्यों ले रहे हैं, ताकि हम ये जान सके कि b से क्या ये दोनों विभाजित है कि नहीं है। b से यानी कि 7 जो है b से विभाज्य है कि नहीं। जिस तरह a² 7 से विभाज्य था, तो हम ये जानना चाहेंगे 7 से क्या ये b² विभाज्य है या नहीं है। इसी को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक c एक पूर्णांक लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम a बराबर क्या 7c लिख सकते हैं। अभी बताइए क्यों लिख सकते हैं। जब a साथ विभाज्य है तो क्या है विभाज्य है, तो हम a बराबर 7c लिख सकते हैं, है ना। जहां c एक क्या है पूर्णांक है, जहां c एक क्या है पूर्णांक है, c क्या है जी पूर्णांक है। इसलिए जब वो पूर्णांक है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए a का मान कौन सा, इस a का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 यही ना है, समीकरण 1 में रखने पर, क्यों रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं ना ताकि हम ये b² हम जांच कर सके कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसलिए इसको रखना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ रखते हैं a² है ना, तो a² बराबर क्या है 7b²।
हमें ए बराबर क्या लिखना है 7c। तो ये ए बराबर क्या रखना है 7c। तो 7c कितना है देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। ए बराबर हमारे पास है 7c। तो यहाँ ए बराबर क्या लिखेंगे 7c। 7c का स्क्वायर बराबर 7b का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49c स्क्वायर 7b स्क्वायर। तो ये 7 कम 7 7 7 49। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 7c स्क्वायर बराबर 7c स्क्वायर है ना बराबर b स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं जी 7c स्क्वायर। अब देखिए ये भी विभाज्य है, b स्क्वायर से क्या है 7 विभाज्य है, तो 7 से b स्क्वायर भी विभाज्य होगा। कैसे पता चला, यहाँ देखिए जैसे ये आया था उसी तरह ये भी है। आई बात समझ में, ये एकदम बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, चलिए लिखते हैं यहाँ पर टॉपिक है इधर। तो लिख सकते हैं, चूंकि हम लिख सकते हैं, इसका अर्थ है कि थोड़ा सा और बचा है, इसका अर्थ यह है कि बी स्क्वायर 7 से क्या है विभाज्य है। इसलिए ए माफ कीजिएगा बी है ना, बी भी 7 से विभाज्य है, विभाज्य है, देखिए है विभाज्य है। ठीक है, अतः जब विभाज्य है तो भाई जाहिर सी बात है हम जो माने तो गलत हो गया, तो हम यहां लिखेंगे अतः ए तथा बी दोनों से क्या हुआ, दोनों से 7 क्या है जी, दोनों से 7 विभाज्य है। ए तथा बी क्या है, दोनों से क्या है 7 से विभाज्य है। यह इस तथ्य का विरोधाभास क्यों है भाई, ए तथा बी दोनों का 7 से विभाज्य है, तब विभाज्य है तो भाई विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वहां कह रहा था कि 100 अभाज्य संख्या किसी नंबर से कटना नहीं चाहिए, और यहाँ क्या हुआ कट गया, तो ये विरोधाभास भी गलत हो गया। तो गलत को ही हम लिखते हैं, यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास है ना, ये लिखते हैं यह इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए तथा बी क्या है स्वाभाज्य है, ए तथा बी स्वाभाज्य है, स्वाभाज्य है। यह विरोधाभास, जब भाई विरोधाभास है तो कैसे हुआ, यह विरोधाभास क्यों लिख रहे हैं हम, देखिए ए तथा बी क्या है स्वाभाज्य है ना, स्वाभाज्य है, लेकिन यह विरोधाभास ये गलत क्यों है वो हम लिख रहे हैं। तो यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा क्या थी कि हम √7 को परिमेय संख्या माने थे, इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत। जब इसको आप एज्यूम करेंगे ना और खुद से आप लिखेंगे ना तो लिखना आप भी सीख जाएंगे, कुछ खास नहीं है। यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण, अब ये नहीं कि इसको आप याद कर लीजिए लिखने के लिए, नहीं, गलत बात है। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और आप विचार कीजिए, एक एक वर्ड को विचार करिए, महसूस करिएगा, तो आपको उस वर्ड के आगे आपको अर्थ निकलेगा और आप लिखना सीख जाएंगे। यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न
हुआ है, क्या होगा, गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है कि √7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यही तो माने थे, √7 एक परिमेय संख्या है, यही ना माने थे जी। अतः √7 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, 25 मिनट का हो गया। ठीक है, इसलिए आपसे हम मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये इसको हम चेंज कर देंगे, अगली बार ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा ब्लर होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।